अस्सलाम दोस्तों, ना बड़ी खबर आ गई है। नवाज शरीफ जहांगीर तरीन साहब की ताहयात नाअहली का हो गया खात्मा, और इसके साथ साथ पनामा बेंच का तारीखी फैसला बेशुमार लानतों के साथ जनाब चला गया है तारीख के डस्टबिन में। ना सिर्फ फैसला गया है बल्कि वो साकिब निसार कोर्ट के अंदर वो तमाम लोग जो इस सारे लानती फैसले के अंदर शरीक थे, उनके ऊपर भी काजी साहब की अदालत ने लानतें डालते हुए फैसले को जनाब सेट असाइड कर दिया है। और जनाब अब सूरत हाल जरा हो गई है गंभीर इस वजह से नहीं कि जनाब नवाज शरीफ के लिए रास्ता साफ हो गया है, गंभीर इस वजह से नहीं कि जनाब जहांगीर तरीन साहब के लिए रास्ता हो गया साफ, क्योंकि इस सारे चक्कर के अंदर काजी साहब ने एक ऐसी बारीक वारदात डाल दी है, एक ऐसी बारीक वारदात डाल दी है कि जिसका जैसे ही लोगों को इल्म होगा वो जनाब छत को जो है ना लगते हुए नजर आएंगे, बल्कि हमें ऐसी चीखें सुनने को मिलेंगी जो अपनी मिसाल आप होंगी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला आ गया है सामने। सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान ने अपनी इस लैंडमार्क जजमेंट के अंदर जो एक जानिब पनामा का जजमेंट जो है वो फेंक दी है, दूसरी जानिब उन्होंने एक अहम तरीन इशू को ना सिर्फ सेटल कर दिया है बल्कि आने वाली अदालतों के लिए भी एक ऐसी प्रेसिडेंट सेट कर दी है, एक ऐसा स्पीड ब्रेकर लगा दिया है जिसको अब क्रॉस करना उनके लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। आप यकीनी तौर पर जानना चाहेंगे कि जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब की जेर सरबराही अदालत की तरफ से ऐसी कौन सी बारीक वारदात की गई है, और आप यकीनी तौर पर यह बात भी जानना चाहेंगे कि ऐसा कौन सा स्पीड ब्रेकर है जो लगा दिया गया है मुस्तकबिल के तमाम जुरिस्ट के लिए। इस सारी सूरत पर आपके साथ बात करूंगा, लेकिन उससे पहले अगर हम ये जो लैंडमार्क जजमेंट है इसके कॉन्टेक्स्ट को देख लें तो जरा थोड़ा सा हमारे लिए चीजों को समझना आसान हो जाएगा। फैसला दे दिया है आज शाम 5 बजे जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब ने कोर्ट रूम नंबर 1 खुलवाया, और ये जो सारे के सारे जज साहिबान थे 7 रुकनी बेंच, ये वहां पर आया और ये जजमेंट आई है 6-1 से। 6 जजेस ने इस फैसले से जो है इत्तफाक किया है कि ताहयात नाअहली के हवाले से समीउल्लाह बलोच केस के फैसले को वापस ले लिया जाए, जबकि जस्टिस यहिया अफरीदी साहब जो कि एक आइंदार जज है, इसके अंदर ये बात बिल्कुल ना समझी जाए कि जो है यहिया अफरीदी साहब ने अपना किबला बदल लिया। जस्टिस यहिया अफरीदी कल भी एक आइंदार जज था, वो आज भी एक आइंदार जज है, वो कल भी अपने असूल पे खड़ा था, वो आज भी अपने असूल पे खड़ा है। उन्होंने इस बात से इख्तलाफ किया है और उन्होंने कहा है कि जनाब समीउल्लाह बलोच केस का जो फैसला है वो बिल्कुल दुरुस्त है और उसके अंदर किसी तरह की कोई तब्दीली की गुंजाइश नहीं। इस फैसले को क्योंकि अभी डिटेल जजमेंट नहीं आई, अभी शॉर्ट ऑर्डर आया है, शॉर्ट ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की वेबसाइट पर पोस्ट कर दिया गया है। फैसले में बात कही गई है कि सियासतदानों की ताहयात नाअहली नहीं होगी। आर्टिकल 62(1)(f) के तहत सियासतदानों की नाअहली की मुद्दत अब 5 साल होगी। सुप्रीम कोर्ट ने समीउल्लाह बलोच का फैसला खत्म करते हुए कहा है कि आर्टिकल 62(1)(f) को अकेला नहीं पढ़ा जा सकता। सुप्रीम कोर्ट के पास आइन के आर्टिकल 184(3) में किसी की नाअहली का इख्तियार है ही नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने के 7 रुकनी बेंच ने 6-1 के तनासुब से फैसला सुनाया है, और अब इस सारे चक्कर के बाद जनाब नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन दोनों के लिए आसानी पैदा हो गई है। होता यह है कि एक माजी के अंदर एक केस है जिसका नाम है समीउल्लाह बलोच केस। समीउल्लाह बलोच केस के अंदर उस वक्त की सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये फैसला दिया था कि जनाब 62(1)(f) के तहत जो नाअहली की मुद्दत है, चूंकि आइन के अंदर इस मुद्दत का किसी भी जगह पर कोई तायुन नहीं किया गया, लिहाजा ये जो मुद्दत है वो ताहयात तस्वुर होगी, ये जो नाअहली है ये ताहयात होगी। इसी जजमेंट के ऊपर भरोसा करते हुए ये जो पनामा बेंच था, इन्होंने नवाज शरीफ के हवाले से जब ये केस सुन रहे थे और पनामा में वो जो लंदन अपार्टमेंट्स के हवाले से जो इल्ज़ाम थे नवाज शरीफ के ऊपर, वो कोई एक इल्ज़ाम साबित नहीं हो रहा था, लिहाजा बड़ी मुश्किल से ढूंढ ढांड के उन्होंने अकामा निकाला। अकामा के अंदर से उन्होंने जनाब कैपिटल FZE कंपनी निकाली। कैपिटल FZE कंपनी से उन्होंने जनाब हुसैन नवाज की ओनरशिप निकाली। हुसैन नवाज की ओनरशिप निकालने के बाद उन्होंने जनाब नवाज शरीफ साहब की तनख्वाह निकाली। नवाज शरीफ की तनख्वाह को निकालते निकालते आखिरकार उन्होंने नवाज शरीफ की नाअहली निकाली, और नाअहली के लिए इसी समीउल्लाह बलोच केस के फैसले को बतौर प्रेसिडेंट इस्तेमाल किया गया। अब चूंकि समीउल्लाह बलोच साहब के केस को बतौर प्रेसिडेंट इस्तेमाल किया गया था, लिहाजा यही से उस बारीक वारदात का आगाज होता है जिसका जनाब मैंने आपके साथ गुफ्तगू के आगाज में किया था। क्योंकि जो उस्ताद होते हैं ना, वो अपने उस्तादी गुर जो है वो बिल्कुल दिखाते हैं और ऐसी कमाल हुई शायरी के साथ अपना उस्तादी गुर दिखाते हैं जनाब के लोगों को उसकी समझ देर से आती है। अब जब से ये जजमेंट आई है, ये अब आज की 6-1 वाली जजमेंट, उसके बाद से
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ डोमिनेटेड सोशल मीडिया इस वक्त बहुत ही ज्यादा हंगामा मचा रहा है कि देखो काजी ने इमरान खान को रिलीफ नहीं दिया, देखो काजी ने इमरान खान को लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी, देखो काजी ने इमरान खान के लिए किसी तरह की कोई सहूलत नहीं रखी, देखो काजी को नजरबंदियां नजर नहीं आ रही, देखो काजी को एमपीओ नजर नहीं आ रहे, फलां ढमका, एक अजीबोगरीब पिट स्यापा पड़ा हुआ है। लेकिन काजी को नवाज शरीफ को की नाअहली खत्म करना याद है, काजी को जनाब जहांगीर तरीन की नाअहली खत्म करना याद है। ये लोग इस सारी सूरत हाल में भूल गए हैं कि इस केस के अंदर अगर ये फैसला ना आता तो एक अजीबो गरीब किस्म का कड़मस बच जाना था। एक आरओ ने कहना था कि जनाब पार्लियामेंट के अंदर जो इलेक्शन एक्ट के अंदर तरमीम की गई है और नाअहली की मुद्दत को 5 साल कर दिया गया है, वो तरमीम के तहत होने वाली जो फैसला है वो बिल्कुल दुरुस्त है और मैं फलां की नाअहली खत्म कर रहा हूं और उसको इलेक्शन लड़ने की इजाजत दे रहा हूं। जबकि एक किसी दूसरी कॉन्सिक्वेंसी से कोई आरओ ये उठ के कहे कि जनाब मैं समीउल्लाह बलोच केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जजमेंट के साथ खड़ा हूं, चूंकि वहां पर ताहयात नाअहली थी, पार्लियामेंट के कानून की कोई अहमियत नहीं है, ये बिल्कुल खत्म हो जाता है। तो ये सारे के सारे इबहाम को दूर करना बहुत ज्यादा जरूरी था, जिसके लिए ये सब कुछ हुआ। दूसरी जानिब एक बहस थी जो एक बड़े तवील अरसे से जारी थी कि जनाब ये जो 62(1)(f है इसके अंदर तब्दीली इलेक्शन एक्ट में तरमीम के जरिए नहीं हो सकती थी। 62(1)(f के अंदर अगर नाअहली का तयन करना है तो उस नाअहली के तयन के लिए आइन में तरमीम बहुत ज्यादा जरूरी है और 2/3 अक्सरियत जो भी जमात हासिल करे वो आए और आकर इस केस के अंदर तरमीम कर दे और तरमीम के बाद जनाब नाअहली की मुद्दत का जो मर्जी तयन कर दिया जाए। लेकिन काजी साहब ने वो जो मास्टर स्ट्रोक खेला है उसके जरिए ये तमाम के तमाम एतराजात को नल एंड वॉइड कर दिया गया, बिल्कुल सेट असाइड कर दिया गया है। कैसे, इसके ऊपर बात करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अब देखें, आप जरा गौर करें कि जो उदम था वो ये था कि 2/3 अक्सरियत होनी चाहिए। काजी साहब ने जो उस्तादी गुर खेला है, उस जो बारीक वारदात की है उसके अंदर तो उन्होंने ये 2/3 शहाई वाली ना सारी की सारी कहानी का टंटना ही मुका दिया, बिल्कुल बारीकी से कार्रवाई डाल दी है। क्योंकि इस नाअहली का जो मामला है वो शुरू कहां से होता है? वो शुरू होता है समीउल्लाह बलोच से। समीउल्लाह बलोच केस वो पहला केस था जिसके फैसले ने 62(1)(f के जरिए ताहयात नाअहली की बुनियाद रखी थी, यानी वो बीज बोया था समीउल्लाह बलोच केस के अंदर। अब काजी साहब ने क्या किया? काजी साहब ने इस बुराई की जड़ को ही खत्म कर दिया। अब समीउल्लाह बलोच का फैसला जो उस वक्त की सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने दिया था, 5 रुकनी बेंच ने दिया था, 7 रुकनी बेंच ने यानी उससे बड़े बेंच ने 6-1 की अक्सरियत से समीउल्लाह बलोच के केस के फैसले को काला दम करार दे दिया। इसका मतलब यह है कि अब ना समीउल्लाह बलोच केस मौजूद है, ना समीउल्लाह बलोच केस के अंदर दी जाने वाली जजमेंट स्टैंड करती है और ना ही किसी केस के अंदर ताहयात नाअहली का तस्वुर मौजूद है। दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अपनी इस 7 रुकनी बेंच की जजमेंट के अंदर एक और हर्डल क्रिएट कर दी। वो ये क्रिएट कर दी कि अब अवामी मुफाद का जो केस आते हैं आर्टिकल 183 के तहत, उसमें उन्होंने ये बात वाज़ेह कर दी, 184(3) में सॉरी, वहां पर उन्होंने ये बात वाज़ेह कर दी है कि ये वाले जो केसेस आएंगे 184(3) में, उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास ये इख्तियार है ही नहीं कि वो किसी को नाअहल कर सकें या किसी के लिए सियासत के दरवाजे बंद कर सकें। 184(3) के अंदर जो केसेस आएंगे इस तरह के, वो केसेस सुनने के बाद मुतल्लिका अदारों में अगर किसी जगह पर कोई फौजदारी मामला आ रहा है, किसी जगह पर कोई हैंकी पैंकी हो रही है, तो वो लोअर कोर्ट्स में जाएगा और लोअर कोर्ट से अपने लिए डिक्लेरेशन लेता हुआ ऊपर तक आएगा और अपील के अंदर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस बात का फैसला करेगी कि जनाब वो जजमेंट्स जो नीचे कोर्ट से आई हैं, सिविल कोर्ट से आई हैं, हाई कोर्ट से आई हैं, तो उसके अंदर कौन कौन सी कमियां हैं, क्या वो फैसला बरकरार रहेगा या खत्म हो जाएगा। ये एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट सूरत हाल है क्योंकि इलेक्शन एक्ट के तहत अब नाअहली की मुद्दत का तयन हो गया 5 साल और ये किसी भी तरीके से अब आर्टिकल 62(1)(f के साथ मुतसादम नहीं है। आइन के अंदर तरमीम नहीं हुई, आइन अपनी जगह पर मौजूद है। इलेक्शन एक्ट के अंदर की जाने वाली जो तरमीम है, जो तब्दीली है यानी 5 साल की, वो अपनी जगह पर दुरुस्त भी है, इंटैक्ट भी है और वो किसी भी तरीके से
اب اس فیصلے کے بعد یہ تاثر نہیں ملے گا کہ جناب وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے ذریعے 2/3 اکثریت کے ذریعے ہونے والی آئینی ترمیم پر اوور لیپ کر رہی ہے، یعنی سنگل میجورٹی کے تحت، سمپل میجورٹی کے تحت 2/3 اکثریت والا معاملہ ختم ہو گیا۔ سپریم کورٹ نے برائی کی جڑ ختم کر دی۔ سمیع اللہ کیس کے اندر انہوں نے کہہ دیا جناب وہ فیصلہ ہی غلط تھا، وہ فیصلہ ہی کالا دم قرار دے دیا گیا۔ تو اس کے بعد جو فیصلے آئے ہیں آرٹیکل 62(1)(f) کے تحت وہ آٹومیٹکلی ہو گئے کالا دم۔ انہوں نے اپنی ججمنٹ کے اندر نہ نواز شریف کا نام لیا، نہ جہانگیر ترین کا نام لیا، نہ سمیع اللہ بلوچ کا نام لیا، نہ میر بادشاہ کیسرانی کا نام لیا، کسی کا نام نہیں لیا۔ انہوں نے کہا جناب یہ سمیع اللہ بلوچ کیس ختم اور اس کا فیصلہ ختم، لہٰذا اس کے بعد یہ تمام ججمنٹ ختم۔ جو سپیڈ بریکر لگایا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان نے اور مستقبل کے لیے جو بند باندھا ہے وہ بھی بہت ہی زیادہ باریک واردات ہے۔ عمومی طور پر اگر آپ غور کریں تو جو لڑائی ہے وہ مختلف اداروں کے ساتھ سپریم کورٹ آف پاکستان کی چلتی ہے، اور ویسے بھی جو بھی حکومت ہو وہ عدلیہ کے ساتھ اس کا 36 کا آنکڑا رہتے ہی جاتا ہے، اٹ کتے دا ویر دوا جو ہوندہ ہی ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایگزیکٹو نے اپنا کام کرنا ہے، جوڈیشری نے اپنا کام کرنا ہے، اور جوڈیشری کسی بھی طریقے سے ایگزیکٹوز کے یعنی گورنمنٹ کے ہاتھ کی چھڑی یا جیب کی گھڑی نہیں ہو سکتی، موم کی ناک نہیں جتنے مرضی رکھ کے مروڑ لو۔ جو حکومتوں کے فیصلے ہیں وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی طرف سے نل اینڈ وائڈ قرار دیے جاتے ہیں، ایگزیکٹو آرڈرز دیے جاتے ہیں۔ ماضی میں یہ کچھ بھی ہوتا رہا ہے کہ پارلیمنٹ کی طرف سے 2/3 اکثریت کے ساتھ بھی ہونے والی آئینی ترامیم کو جوڈیشری کی طرف سے بلیک میل کر کے اس کے اندر تبدیلی کی گئی۔ پارلیمنٹ کی طرف سے یہ جو ججز اپوائنٹمنٹ کے اندر جو تبدیلیاں، طریقہ کار کے اندر جو تبدیلیاں کی گئی تھی 18ویں ترمیم کے ذریعے، افتخار چودھری صاحب نے ان ترامیم کو گلے پر انگوٹھا نہیں رکھ کے گوٹا رکھ کے گیلانی صاحب کے اندر اس کو ریورس کرایا تھا، 2/3 اکثریت سے اس کو منظور کرایا تھا، اور ججز کی اپوائنٹمنٹ کا اختیار پارلیمنٹری کمیشن سے لے کر جوڈیشل کمیشن کو دے دیا تھا، جس کا نتیجہ ہم نے دیکھا ہے یہ عمران دار ججوں کے چکر کے اندر۔ اور اسی حوالے سے کئی اور ایسے قوانین ہیں، ابھی ریسنٹلی عمر عطا بندیال صاحب نے یہ جو نیب قوانین ہیں ان کو کالا عدم قرار دیا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو خلاف ضابطہ ہے، جو آئین سے متصادم قانون سازی ہے، اس کو جوڈیشری کو کالا عدم کرنے کا اختیار حاصل ہے، لیکن جو سپریمیسی آف دی پارلیمنٹ ہے اس کے اوپر کسی طرح کا کوئی کوسچن نہیں ہونا چاہیے۔ ماضی کے اندر پارلیمنٹ کی اسی سپریمیسی کے اوپر بہت زیادہ سوال اٹھتے رہے۔ اب اس ججمنٹ کے ذریعے جناب قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے اس بات کو اسٹیبلش کر دیا کہ پارلیمنٹ کا قانون آپ کو اچھا لگے برا لگے، پارلیمنٹ کا قانون آپ کو پسند آئے نہ پسند آئے، آپ کے مفادات کا تحفظ کرتا ہو نہ کرتا ہو، لیکن عوامی نمائندوں کی اجتماعی دانش کو کسی بھی صورت نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ وہ جو ان کا تاریخی جملہ تھا نا کہ 5 جنٹلمین کی جو سوچ ہے وہ پورے کی پوری پارلیمنٹ کی اجتماعی دانش کو چیلنج نہیں کر سکتی، اس کو اوور لیپ نہیں کر سکتی۔ آج اس ججمنٹ کے ذریعے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے اس بات کو اسٹیبلش کر دیا ہے کہ پارلیمنٹ کا بنایا گیا قانون چاہے وہ سمپل میجورٹی کے ذریعے ہی کیوں نہ بنایا گیا ہو، وہ پریویل کرتا ہے، اس پر عمل درآمد کرنا ہر ایک ادارے پر فرض ہے۔ شرط یہ ہے کہ وہ قانون آئین میں دیے گئے پیرامیٹرز کی حدود میں رہتے ہوئے کیا جائے، مفاد عامہ کے اندر ہو اور آئین کے بنیادی ڈھانچے سے متصادم نہ ہو۔ ایسی صورتحال کے اندر کوئی بھی عدالت چاہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان ہی کیوں نہ ہو، اس طرح کی اپنی ججمنٹس کے ذریعے جو قانون سازی ہے اس کو نل اینڈ وائڈ قرار نہیں دے سکتی۔ اور یہ ایک ایسا سپیڈ بریکر لگا دیا ہے جناب قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے مستقبل کی سپریم کورٹس کے لیے، مستقبل کی پارلیمنٹ کے حق میں، جس کو اب بہت ہی زیادہ مشکل ہوگی کسی بھی طالع آزما کے لیے، کسی بھی افتخار چودھری ٹائپ جج کے لیے کہ جناب وہ اس ساری صورتحال کو نظر انداز کرتے ہوئے پارلیمنٹ کی اجتماعی دانش کے اوپر اپنے آپ کو جناب کہے کہ میں عقل کل ہوں، جناب میری گل منو۔ اب اس طرح کے ہونے کے ہو گئے ہیں دروازے بند۔ اور یہ بات میں اب بتا دوں بلا جو ہے شک و شبہ کے، نون لیگ والو مٹھائیاں دے آرڈر دیو، مٹھائیاں کھاؤ تے پنگڑے پاؤ کہ میاں صاحب کے لیے جناب وزیر اعظم بننے کے 4تھی مرتبہ امکانات ہیں، 100% امکانات ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو شکوک و شبہات تھے الیکشنز 8 فروری کو ہوں گے نہیں ہوں گے، آج کے اس فیصلے کے بعد یہ
जो इबहाम है ये भी हो गए हैं खत्म, और आप अगले चंद रोज में, चंद घंटों के अंदर, 12 घंटों के अंदर, 48 घंटों के अंदर आप देखेंगे कि मुस्लिम लीग नून किस तरीके से पंजाब में निकलती है, एक विनिंग जोश और जज्बे के साथ निकलती है, और उसके बाद जनाब जो होनी है वो आपने भी देखना है और दुनिया ने भी देखना है। अपनी राय जरूर इज़हार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।